इस वीडियो में मैंने जो सेट चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना क्लास 11th की, उसमें क्वेश्चन 1 से लेके और 8 क्वेश्चन तक करा है सोल्व, यानी कि ये पार्ट 1 है। अब वीडियो बड़ा बन रहा था तो मैंने पार्ट 2 है ना, जो बिल्कुल मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, उसमें क्वेश्चन 9 से लेके 16 सोल्व करके आपके शेयर करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। ये इजी है एज कम्पेयर टू। ये क्या कह रहा है, कभी डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट, कौन कौन से सेट सबसेट्स हैं वो पता करना है। तो इसमें बी सी डी तो साफ साफ दिख रहे हैं, ए है ना वो एक्चुअल में हमें बनाना पड़ेगा, पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये लिखा है एक्स सेटिस्फाई दीज टू। तो एक तरीका ये है कि ये जो ए है इसको टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए मैं ये जो एक्स स्क्वेयर है ना -8x प्लस में 12, इसको फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखिए कैसे करेंगे फैक्टराइज, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग याद दिलाता हूँ। ऐसे दो नंबर जिनका सम जो है, यहाँ पे लिखते थे ना हम 10th स्टैंडर्ड में, सम है -8 होना चाहिए और जो प्रोडक्ट है वो बराबर होना चाहिए। ये पहला है ना, फर्स्ट और आखिरी वाले का मल्टीप्लीकेशन करने पर। तो ऐसे दो नंबर चूज करने होते हैं, तो ये दो नंबर कौन से हो गए, -6 और -2। तो सबसे पहला काम तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूँ। -8 को लिख देता हूँ -6 और -2x और प्लस का 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बाहर ले लिया, x -6 बचा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है। अगर ये ब्रैकेट वाली चीज़ें आपकी सेम बनती है ना, तो इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। x -2 को मैंने क्या ले, x -6 को क्या बाहर ले लिया, यहाँ से क्या बचा, x बचा और यहाँ से बचा -2। अब देखिए दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो डेफिनेटली वन ऑफ देम इसमें 0 होगा। तो x -6 अगर 0 है तो x की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई, क्लियर। और x -2 को अगर 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। तो ये दो रूट्स आ गए, दो जीरोज आ गए। तो a जो था ना सेट, वो कहता है कि भाई x की वैल्यू है और x की वैल्यू मुझे, यानी कि a मुझे मिल गया, a यहाँ पे आ गया 2,6। अब मुझे इससे बताने में इजी हो जाएगा कैसे, कि देखिए अब मैं इजी करता हूँ। a जो है वो मुझे मिल गया 2,6, ठीक है, और b जो है वो मुझे दे ही रखा है, यानी कि 246 ये मैं लिख लेता हूँ। और अगर आप c की वैल्यू देखें तो c की वैल्यू दे रखी है 2,4,6,8 और डैश, यानी कि चलता रहेगा, इवन नंबर है। और d की अगर आप देखें तो एक ही एलिमेंट है, यानी कि 6। तो अब देखिए डिसीजन लेते हैं कौन किसका सबसेट है। a के यानी कि 2,6 है तो भैया b में तो प्रेजेंट है, तो a इज ए सबसेट ऑफ b, ठीक है। 2,6 तो यहाँ पे भी तो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी a इज ए सबसेट ऑफ c, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। अब b की बात करें, b के 3 एलिमेंट है 2, 4, 6 और तीनों एलिमेंट c में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे b है ना इज ए सबसेट ऑफ c। और अगर आप नोट करें d जो है, यानी कि ये 2, 4, 6 इसमें प्रेजेंट है, लेकिन एक चीज हो कि d जो है उसका अकेला एक ही एलिमेंट है जो a में भी प्रेजेंट है, b में भी प्रेजेंट है और c में भी प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा d जो है ना वो सबसेट है a का भी होगा, d जो है वो सबसेट b का भी होगा और d जो है वो सबसेट है वो c का भी होगा। ये आंसर होगा। हमसे पूछा था कौन सा सबसेट है, तो दिस इज द राइट आंसर। मुझे इसमें ये कहना चाहिए कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तब ये डिसीजन लेना इजी हो जाता है कि कौन किसका सबसेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वेल दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग वन। छोटा लग रहा है लेकिन इसके 6 पार्ट्स हैं। कहना भाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ना, पहले तो ये चेक करो कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इफ इट इज ट्रू प्रूव करो, और इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। दोनों चीजों के इसमें हमें जस्टिफाई तो करना ही पड़ेगा। देखिए पहली चीज तो आपको मैं ये बताता हूं कि ये एक ऐसे क्वेश्चन लॉजिकल थिंकिंग को थोड़ा सा बूस्टअप करते हैं। कैसे सर आप बताना। ये कहता है भाई एक्स है ना वो बिलोंग्स टू ए करता है और ए बिलोंग्स टू बी। तो ये देखिए ध्यान दीजिए, इसका मतलब इफ ये तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, कहता है कि ये दोनों ट्रू है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी। अब कई बच्चों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, तो मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल लेके। खैर इसका आंसर जो है ना, हम मान लेते हैं, एक काम करते हैं, लेट ले लेते हैं कि भाई एक ए जो है ना उसको मैंने मान लिया और ए यहाँ पे आ गया
दो एलिमेंट लेते, चलिए 1 और 2। ये वैसे फॉल्स है, फॉल्स कैसे वो समझाता हूं, ठीक है। और B है वो भी ले लेता हूं, क्योंकि देखिए ये कह रहा है कि भाई A बिलोंग्स टू B, तो इसको हमें इस तरह का बनाना पड़ेगा। तो B को मैंने कैसे बनाया, देखिए 1 और 1,2, यानी कि इसको मैंने इसका एलिमेंट बना दिया, और इसके बाद 3, और ये भी मैंने ऐसे बना दिया, और ये मैंने B सेट बनाया है, ये एज्यूम करा है। अब ये दोनों तो ट्रू स्टेटमेंट ट्रू है ना, तो देखिए अब मैं 2 को ले लेता हूं, एक काम करता हूं 2 लेके समझाता हूं आपको। आपने ध्यान दिया ये लिखा है 2x बिलोंग्स टू A, तो भैया मैं मान लेता हूं x की जगह पे 2 है, तो 2 बिलोंग्स टू A, बिल्कुल सही बात है। और कहते हैं A जो है ना वो बिलोंग्स टू B है, तो A बेसिकली यही हो गया ना, यानी कि 1,2 जो है ये बिलोंग्स करता है B को। ये लीजिए, इसकी बात भी मैंने सही कर दी, क्योंकि वही ये तो एज ए एलिमेंट अपीयर हुआ ना यहाँ पे। अब कहता है कि भैया ये जो x हमने 2 माना है, ये इसको भी बिलोंग करता है, नहीं बिल्कुल नहीं कर रहा। तो इस केस में जो x है ना, यानी कि 2 है, वो नॉट बिलोंग्स टू हो गया B के, तो ये आंसर फॉल्स हो गया। और ये फॉल्स हो गया, तो और मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि ये क्यों फॉल्स है, जरूरी नहीं है कि ये इसको बिलोंग करे। चलिए एक काम करते हैं, सेकंड ट्राई करके देखते हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं सर इन क्वेश्चन में, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल नहीं है, इनमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कैसे, कहते हैं भाई A इज ए सबसेट ऑफ B और B बिलोंग्स टू C, तो कहता है कि भाई A भी बिलोंग्स टू, पहले तो आंसर होगा भाई फॉल्स। सर कैसे फॉल्स है, अब लॉजिक तो दो। बिल्कुल लॉजिक देता हूं। देखिए एक काम करते हैं, मैं ना एक A सेट मान लेता हूं, ये मैंने सेट माना, और ये सेट मान लीजिए मैंने एक ही एलिमेंट है इसमें, ये लीजिए, ठीक है, और ये इसका सेट है। तो B जो है ना, वो मैंने इसको लेट लिख लेता हूं कि भाई मैं कर क्या रहा हूं। B को मैंने एक मान लिया, इसको 0,2 मान लीजिए, 0,2 मान लीजिए, राइट। और जो C है ना, इसको मैं लिख लेता हूं आपको समझाने के लिए। C मान लिया मैंने 0 और 0,2, ठीक है। इसको देखिए मैंने एज ए एलिमेंट कंसिडर किया है, और ये 3 मान लिया। अब पहले ये दोनों स्टेटमेंट हम ट्रू करते हैं, क्योंकि ये तो इफ दे रखा है। A बिलोंग्स टू A इज ए सबसेट ऑफ B, बिल्कुल है भाई, ये A है ना, ये इसका सबसेट है। और B का जो पार्ट है ना 0,2, ये बिलोंग्स टू करता है C को, बिल्कुल करता है, देखिए ये रहा। अब कहता है व्हाट अबाउट A जो है ना, यानी कि 2 जो माना है मैंने, क्या वो बिलोंग्स टू है इसमें, तो इसमें आंसर फॉल्स है। सर कैसे फॉल्स है, भाई A की जगह पे तो ये है ना, और क्या ये 0 का ये अकेला 2 है, क्या ये C को बिलोंग्स करता है, C में तो अकेला 2 नहीं है, तो ये जो A है ये नॉट बिलोंग्स टू C हो जाएगा, और आंसर फॉल्स हो जाएगा। शायद एग्जाम्पल लेने से आपको क्लियर हो जाता है। चलिए एक बार और ट्राई करता हूं, थर्ड वाला ट्राई करते हैं। कहता है भाई A इज ए सबसेट ऑफ B है, B इज ए सबसेट ऑफ C है, तो उस केस में A सबसेट से B, ये बिल्कुल सही कह रहा है भाई, ये ट्रू है। ये कैसा ट्रू है, जिसमें एग्जांपल से समझा दूं कि भाई जोधपुर मान लो, जोधपुर अगर राजस्थान में आता है और राजस्थान अगर इंडिया में आता है, तो ये कहता है क्या जोधपुर भी इंडिया में आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन भैया ये कहता है आपको तो वो करके दिखाना है, क्या कहते हैं, आपको इसमें एग्जाम्पल और प्रूव करना होता है। चलिए कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि भाई कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। इफ x बिलोंग्स टू A, भाई x A में है और A B का सबसेट है, तो ये बताइए क्या x है वो B को भी बिलोंग्स करेगा, भैया बिल्कुल करेगा। और यहाँ पे लॉजिक दे दिए क्यों बिलोंग्स करेगा, बिकॉज A है ना वो सबसेट है, B दे रखा है। ये दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू दे ही रखी हैं, हमें तो तीसरे वाले के बारे में डिस्कस करना है। फिर कहता है कि भैया अगर B C का भी, यानी कि x है ना वो B में भी प्रेजेंट है और A में भी प्रेजेंट है, तो C में भी तो प्रेजेंट होगा, क्योंकि C है वो B इसका सबसेट है। तो ये लीजिए भैया ये C में भी प्रेजेंट है। सर क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज ये जो B है ना ये भैया सबसेट है C का। अगर ये तीनों में प्रेजेंट है तो यहां से एक चीज देयरफॉर एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये जो A है ना ये भैया इसका सबसेट पक्का होगा, A इज ए सबसेट ऑफ C, तो ये ट्रू लिख देता हूं। मैंने आपको क्या समझाया, इस तरह से समझाया कि भाई A जोधपुर है, अगर जोधपुर राजस्थान में है और राजस्थान इंडिया में है तो पक्का जोधपुर इंडिया में होगा ही होगा, तो ये A जोधपुर है और C इंडिया है। चलिए होप सो आपको समझ में आया होगा।
अगला ले लेते हैं। वेल ये लास्ट के 3 पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है भाई, फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। कहते हैं ए सबसेट नहीं है बी का और बी सबसेट नहीं है सी का, तो कहते हैं ए भी नहीं होगा सी है, ये थोड़ी कोई बात हुई। यानी कि इस केस में तो भैया मैं फोर्थ वाले पार्ट को तो फॉल्स करूंगा। सर कैसे फॉल्स करोगे, आप प्रूव करके दिखाओ। लो भी एक एग्जांपल देते हैं। ए जो है ना वो मैंने यहाँ पे मान लीजिए 1,2 मान लीजिए, ठीक है। और बी मान लेते हैं हम, क्या करते हैं 3,4,5 ये मान लीजिए, राइट। ये दोनों तो स्टेटमेंट ट्रू दे रखी है ना। देखो कैसे ट्रू है, ए इसका सबसेट नहीं है, लिख देता हूं ए है ना वो बिल्कुल इसका सबसेट नहीं है। अच्छा ये सी की भी बात कर रहे हैं तो सी को भी मान लेते हैं भैया, सी को भी मान लिया हमने, ये लेट लिखना पड़ेगा। सी मैंने मान लिया है कि भाई ये है 1, 2, 6 और 7। तो देखो ए सबसेट नहीं है बी का, बिल्कुल नहीं है, और बी सबसेट नहीं है सी का, नहीं है, ये भी लिख देता हूं। ये दोनों मैंने स्टेटमेंट इसकी ट्रू मान ली। कहता है ए सी का भी नहीं है, ऐसे थोड़ी है। ये देखो 1 और 2 और यहां तो प्रेजेंट है, और ये ए है ना वो सबसेट होगा किसका, सी का। तो ये जो है आपका फोर्थ पार्ट ये फॉल्स हो जाएगा भैया, ठीक है। ये आपने नोट लिखा हुआ है तो यहां पे फॉल्स आएगा क्योंकि ये तो सबसेट है। मैंने एग्जांपल लेके आपको शो करा है यहां पे। चलिए अगर आपको समझ में आ गया है कैसे, मैं वापस बताऊं, ये 1 और 2 यहां प्रेजेंट है और 1 और 2 यहां पे प्रेजेंट है, तो ये एक नोट कह रहा था इसलिए मैंने फॉल्स लिखा है। 5 की बात करते हैं। वेल 5 वाले में पार्ट, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। कहता भाई एक्स बिलोंग्स टू ए है, तो एक काम करते हैं ना, सबसे अच्छा है कि एग्जाम्पल लेके बता, पहले तो ये बताता हूँ एक्स ए को बिलोंग करता है, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, और एक्स बिलोंग्स टू बी। कैसे बात कर रहा है, ये तो आंसर फॉल्स होगा, साफ साफ दिख रहा है। सर कैसे बताओ भैया, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ए मैंने ना ये मान लेता हूँ मैं 1, 2, 3 ये 3 एलिमेंट है, ठीक है। और जो बी है ना वो कोई भी ले लेते हैं, 4, 5 और 7, 4, 5, 7 मान लेता हूं। ये लीजिए मैंने 4, 5, 7 मान लिया। तो ये साफ दिख रहा है कि ए है ना वो इसका सबसेट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। कहता है कि भाई एक एलिमेंट है ना जो ए को बिलोंग करता है वो बी को भी करेगा, ये जरूरी थोड़ी यार। इस केस में आप देखिए 2 है, भैया 2 तो बिलोंग्स करता है ए को, भाई ये एलिमेंट है, लेकिन जरूरी थोड़ी है बी को भी बिलोंग करे। तो ये भैया बिल्कुल जो है ना नोट बिलोंग्स टू हो जाएगा बी, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये कह रहा है बिलोंग करेगा और हम कह रहे हैं नहीं करेगा, जरूरी नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। शायद कोशिश करिए समझाने की। 6 पार्ट देख लेते हैं, बड़ा इजी पार्ट है, सिंपल सा पार्ट है। क्या कह रहा है समझाता हूं। कहता है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, और x है ना वो बिलोंग्स नहीं करता भैया बी के, तो कहता है x ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। यार ये तो साफ साफ है। कैसे, a को अगर मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं 1,2, ठीक है, और b को मैं मान लेता हूं कि भैया 1, 2, 3, 4, तो इस स्टेटमेंट से साफ दिख रहा है a इज ए सबसेट ऑफ b। तो पहली स्टेटमेंट तो मैंने ट्रू करा दी। कहता है x एक एलिमेंट लो जो b को बिलोंग नहीं करता है, राइट। x कोई भी एलिमेंट ले लिया मैंने, मान लीजिए नहीं करता है ना, तो को 5 ले लो ना, 5 लिया, 5 है ना वो बिलोंग्स नहीं करता बी के, ये भी स्टेटमेंट है। कहते हैं ये कह रहा है कि भैया ये इसको भी बिलोंग नहीं करेगा, तो बात तो सही कह रहा है ये, तो 5 है ना वो ए को इसको भी तो बिलोंग नहीं करेगा, तो भैया इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, यानी कि 6 वाले का आंसर ट्रू हो जाएगा। चलिए अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन 3 करते हैं। कहता है भाई ए बी सी 3 सेट्स हैं और सच दैट, ये हमें गिवन है ए यूनियन बी और बराबर है ए यूनियन सी। कहता है ए इंटरसेक्शन बी है ना वो ए इंटरसेक्शन सी के, ये प्रूव करना है, यानी कि बी और सी जो है ये सबसेट हैं, ये हमें प्रूव करना है। चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, जो हमें गिवन है ना उसको ले लेते हैं। ये कह रहा है कि भाई ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के। अगर मैं दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले लूं बी से, तो कैसे क्या करने वाला हूं मैं, यहां पे मैं जो सेक्शन है ना टेकिंग इंटरसेक्शन विद बी बोथ साइड, मैं क्या करने वाला हूं कि दोनों तरफ बी के साथ इंटरसेक्शन ले लेता हूं,
उससे सर होगा क्या? देखिए हम है ना, एक बार बी से लेंगे, एक बार सी से लेंगे, और ये दोनों हमारा बी इक्वल टू सी आ जाएगा। कैसे? तो जब मैं इस बी से ले रहा हूं तो आई कैन राइट बी, तो हमारा यहां पे आ जाएगा। देखिए मैं किसके साथ ले रहा हूं? बी के साथ ले रहा हूं ना, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी लिख सकता हूं, ठीक है। और इसके साथ अगर मैं लिखूंगा तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिख सकता हूं। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट लो आपको याद ही होगा, डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो अगर डिस्ट्रीब्यूट लो की मैं यहाँ पे बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूट लो ये कहता है कि जैसे ही ये बी इसके साथ ओपन होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, यूनियन आ गया, और बी इंटरसेक्शन बी, ये तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में आया। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? बी को अगर इसके साथ करेंगे तो बी इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन का साइन जो है ये ए की तरह बन गया है, तो मैं इसको ठीक कर देता हूं यानी कि कंफ्यूजन ना हो। ये लीजिए बी इंटरसेक्शन ए ब्रैकेट के अंदर डाला मैंने, और बी का इसके साथ भी होगा तो यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और ये दोनों भी ब्रैकेट में होंगे। देखिए बी इंटरसेक्शन बी, ये तो बी हो गया, और यहां पे मैंने बी लिख दिया, राइट। और यहां पे आ गया बी इंटरसेक्शन ए, और ये हो गया। अब अगर एक चीज नोट करें, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं, यानी कि आई एम नॉट गोइंग टू, जो बी इंटरसेक्शन ए को एज इट इज लिखा, और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को एज इट इज। ये बी इंटरसेक्शन ए है। अगर आपको मैं वेन डायग्राम की हेल्प से बताऊं कि भैया ये बी है और ये ए और बी दो सेट लगा लिए, तो इनका इंटरसेक्शन ये हो गया ना, ये मैंने ए माना है, ये मैंने बी माना है, तो इनका इंटरसेक्शन तो ये हो गया। कहते हैं इसका यूनियन बी के साथ, इसका मैं अगर यूनियन बी के साथ लूंगा तो देखा जाए तो बी सेट ही तो आया, तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसमें ये बी के बराबर होगी, यानी कि बी बराबर किसके आ गया? बी इंटरसेक्शन ए, ये ब्रैकेट के अंदर है, यूनियन, और ये मैं एज इट इज लिख देता हूं बी इंटरसेक्शन सी। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। और ये जो राइट हैंड साइड आई है, सिमिलरली मैं क्या करता हूं, सेम आ जाएगी हमारे लेफ्ट हैंड साइड, और फिर बी और सी बराबर हो जाएंगे। सर करने क्या वाले हो? ये जो चीज थी ना, यानी कि इसको मैं रीराइट लिखने वाला हूं, ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी। ये तो गिवन है, लिख दीजिए, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग फ्रॉम माई साइड, हो गया गिवन। अब इसमें हमने बी के साथ ली थी ना, तो यहां पे सी के साथ ले लेते हैं। तो यहां पे मैं लाइन लिखता हूं, टेकिंग इंटरसेक्शन विद सी बोथ साइड, टेकिंग इंटरसेक्शन विद सी बोथ साइड। सी सेट के साथ में मैंने दोनों तरफ इंटरसेक्शन लिया, तो ये बन जाएगा ए यहां पे ए यूनियन बी, और इस पूरे के साथ मैंने ले लिया इंटरसेक्शन सी, राइट। और यहां पे भी ये ए यूनियन सी जो है, इस पूरे के साथ भी इंटरसेक्शन ले लिया सी। आप पहले लिखो या बाद में लिखो, बात एक आ जाती है। देखिए अब क्या करने वाला हूं, डिस्ट्रीब्यूट लो की बात करूंगा यहां पे। अगर मैं यहां पे डिस्ट्रीब्यूट लो की बात करूं तो ये मेरा बन जाएगा क्या? देखिए ए पहले सी के साथ आएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ये ब्रैकेट के अंदर यूनियन, फिर ये बी सी के साथ आएगा, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इस केस में अगर आ जाते हैं, देखिए ए यूनियन सी है। चलिए मैं एक काम करता हूं, पहले ना ये वेन डायग्राम से समझाता हूं कि मैं एग्जैक्टली लिखने क्या वाला हूं। ए यूनियन सी है तो देर आर टू सेट्स, ये ले लीजिए ए सेट है और ये ले लीजिए सी सेट है। ए यूनियन में दोनों आ जाएंगे, यानी कि ये दोनों अगर मैं ले लेता हूं तो ए यूनियन में आ जाएंगे। लेकिन कहता है सी के साथ इंटरसेक्शन होना चाहिए, तो इन दोनों का सी के साथ कॉमन क्या है? तो अगर आप ध्यान दो तो सी के साथ कॉमन तो सी ही तो बना, तो ये जो पूरे का पूरा है इसको मैं डायरेक्ट भी सी लिख सकता हूं, और इस तरह से करके भी मैं लिख सकता हूं कि ये डिस्ट्रीब्यूट लो लगा के। क्लियर मैंने क्या करा है भाई? ए यूनियन सी दोनों होगा, इंटरसेक्शन सी के साथ किया तो सिर्फ सी सेट निकल के आ गया। अच्छा अब क्या आएंगे, अगर आप नोट करें तो ये ए इंटरसेक्शन सी जो है ना, ये ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, ये तो हमें गिवन है। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी लिखूं या बी इंटरसेक्शन ए लूं, ए की बात है, ए इंटरसेक्शन बी, और ये यूनियन है बी इंटरसेक्शन सी। ये इंटरसेक्शन का साइन है, कई बार ए का लग रहा है आपको, तो अब ये बराबर है सी के। अब बोलो सर ये क्यों बराबर है? इसकी मैंने यहां पे लिख दोगे, बिकॉज हमने करा क्या है,
ए इंटरसेक्शन बी को और ये ए इंटरसेक्शन सी को जो था इसको इक्वेट गिवन है तो उसको यूज किया है। तो आप नोट कीजिए ये वाले बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी की बात है ना, ये मेरी दोनों बराबर, इसको मैंने इक्वेशन ले लिया 2। तो यहां से एक बड़ी अच्छी चीज आ गई, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन दोनों से क्या निकल के आ गया कि भैया ये वाला जो पार्ट है ना, कौन से वाला, लीजिए मैं इसको इंक से बताता हूं, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, राइट ये दोनों में कॉमन है तो इसके ये बी और सी भी है, ये भी बराबर हो जाएगा। तो यहां से मुझे मिल गया बी इज इक्वल टू सी, यही तो मेरे हिसाब से प्रूव करना था। तो यहां पे मैं लिख दूंगा हेंस प्रूव्ड। इसका एक और मेथड है, अक्सर टीचर बताते हैं एक्स बिलोंग टू ए एलिमेंट, उससे भी करते हैं। दोनों में से जो इजी लगे आप कर लीजिए, मुझे ये इजी लगा तो मैंने ये आपसे डिस्कस कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इजी है बहुत है। कहता है शो दैट करोगे ये 4 कंडीशन इक्विवेलेंट है। आपको बताओ इक्विवेलेंट का मैथ्स में कहीं ना कहीं इक्वल होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इजी से बताता हूं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहते थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते थे भाई 1/2 है ना वो 5/10 के बराबर भी है, और 1/2 है वो 4/8 के बराबर भी है, क्योंकि ये दोनों का लोवेस्ट फॉर्म तो 1/2 ही तो आता है इन दोनों की। इक्विवेलेंट का मतलब है कि ये कह रहा है कि बराबर है। पहले मैं यहां क्या करने वाला हूं, पहले मैं ना 1 है ना उसको इक्विवेलेंट प्रूव कर रहा हूं, किसके साथ में, चलिए सेकंड को। इक्विवेलेंट प्रूव करने का मतलब तो नहीं कहेंगे, कहते ये कह रहा है कि अगर 1 ट्रू है, देखिए इफ ए जो है ना वो सबसेट है बी का, करेक्ट। सबसेट का क्या मीनिंग हो गया मैं आपको बताता हूं कि इसका मीनिंग ये होगा, ये यूनिवर्सल सेट है और ये बड़े वाला है ना इसके अंदर ये ए है भाई, तभी सबसेट होगा ना, और ये बी है। अगर ए इसका सबसेट है, ठीक है, तो ये कहता है कि भाई उस देन, कहता है कि देन a माइनस बी 5 होगा। चेक करें क्या 5 होगा। देखिए a माइनस बी क्या चीज होती है, a माइनस बी अगर आप एग्री करो तो वो ये होता है कि a के सारे एलिमेंट एक्सेप्ट दोज प्रेजेंट इन b। तो a माइनस बी है ना वो जनरली यही तो हो गया। क्लियर हुई बात। अब a माइनस बी है, ये कहता है कि भाई ये दोनों ये 5 यानी कि ये इसके सेट हो गया। अगर ये इसका a सबसेट है, इफ a इज ए सबसेट ऑफ b, देन अगर a इसके अंदर ही हो गया तो a माइनस बी के अंदर तो 5 ही तो आएगा। a माइनस बी के अंदर कोई एलिमेंट ही तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन के बाद a माइनस बी है वो इस तरह का नहीं बनेगा, तो वो 5 आएगा, नल सेट आएगा। तो इन दोनों से मुझे ये मिल गया कि इफ इट इज ए सबसेट ऑफ बी तो a माइनस बी 5 आएगा। अच्छा अब 1 और 2 का कराम है, मैं 2 और 3 से कर सकता हूं या 1 और 3 भी कर सकता हूं। आप बोलो सर 1 और 3 का क्या मीनिंग है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। इसमें मैं 1 से ले लेता हूं, यहां पे अगर 1 और मैं 3 को ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, इनको मैं करता हूं इफ a इज ए सबसेट ऑफ b, ये ट्रू है तो a यूनियन b है वो b आएगा। सर कैसे, देखिए भैया आपको कभी भी आपको दिक्कत हो ना, वेन डायग्राम थोड़ी सी हेल्प कर सकता है। ये आपका B है और ये इसके अंदर A है, ठीक है, इज ए सबसेट ऑफ B। कहते हैं A यूनियन B निकालोगे। अब मैं यहां पे अगर A यूनियन B निकालूंगा तो डेफिनेटली A यूनियन B है ना वो B सेट के बराबर ही तो आएगा। देन A यूनियन B करने पर ये आंसर है ना, A और U, देखो B तो आउटर है और A इसका सबसेट है, तो A यूनियन B करोगे तो सारे के सारे एलिमेंट A के ऑलरेडी B के अंदर हैं, तो ये B ही बनेगा। तो इसकी हेल्प से कहता है कि इफ इट इज ट्रू तो इस केस में A यूनियन B इज इक्वल टू B के बराबर आएगा। चलिए अब क्या करता हूं, अगर इस फर्स्ट से ना मैंने करने प्रूव करता हूं फोर्थ वाला। पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट से सेकंड को जस्टिफाई करा, फर्स्ट से फिर थर्ड को करा। अब मैं ये जो फर्स्ट है ना इसको मैं कर देता हूं फोर्थ के साथ में। अब ये कैसे दोनों इक्विवेलेंट है वो समझाता हूं। देखिए ए अगर सबसेट है बी का, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो अगर मैं इसका वेन डायग्राम भी बता दूं उस केस में, तो ये लीजिए ये पूरा हो गया मेरा ए और ये हो गया मेरा बी बाहर बनेगा, तो ये मेरा अगर बी बन गया है और ये मेरा ए बना है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी का करेक्ट है। तो कहता है इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे वो ए के बराबर आएगा। बिल्कुल सही बात है।
अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकलेगा तो ए और बी के केस में अगर ये सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के बराबर होगा। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी है वो ए ही आएगा। तो आपने नोट करा, ये मैंने चारों को इक्विवेलेंट करा। फर्स्ट अगर इसको नोट कर, देखिए पहली वाली फर्स्ट को मैंने थर्ड के करा, सेकंड को करा, फर्स्ट को थर्ड से करा और फर्स्ट को फोर्थ से भी करा। तो फ्रॉम अबव इनसे एक चीज निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई कि भैया ये जो फर्स्ट है ना ये इक्विवेलेंट है सेकंड के भी, और सेकंड जो है वो फर्स्ट है वो सेकंड फर्स्ट थर्ड के भी था तो ये थर्ड के भी इक्विवेलेंट हो जाएगा, और ये थर्ड जो है फोर्थ के फर्स्ट फोर्थ के था, यानी कि चारों के चारों आपस में इक्विवेलेंट हो गए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। वेल ये काफी इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि भाई ए इज ए सबसेट ऑफ बी, राइट, और हमें ये बताना है कि सी माइनस बी है ना वो भी सबसेट है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। कैसे करते हैं, लेट मी स्टार्ट। भी मैं मान लेता हूं, लेट ले लेते हैं, जो x है ना वो एक एलिमेंट है, वो बिलोंग करता है सी माइनस बी को। इससे ये सी माइनस बी है ना इसको बिलोंग करता है। तो सी माइनस बी का आपको मीनिंग मैं आपको बता ही चुका हूं कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सी एक्सेप्ट जो है, यानी कि एक्सेप्ट बी, बी को छोड़ देना है। तो अगर ये इसको बिलोंग करता है तो ये एक रिजल्ट यहां से मुझे ये मिल गया कि x है ना वो c को बिलोंग करता है, c सेट को बिलोंग करता है, राइट। अच्छा एक चीज है और भी तो आ गई है, x डेफिनेटली b को तो बिलोंग नहीं करेगा, तभी तो c माइनस बी को बिलोंग करता है। मैंने शुरुआत क्या किया था कि x एक एलिमेंट माना जो c माइनस बी को बिलोंग करता है। अगर c माइनस बी को बिलोंग करता है तो x c का एलिमेंट है ना कि b का। चलिए अब आगे करते हैं। अब ये x है ना वो b को बिलोंग नहीं कर रहा, आई होप ये क्लियर हो गया। x अगर b को बिलोंग नहीं करता तो a एक सेट है ना, वो a तो सबसेट है b का। तो ये जो x जो है ये c को बिलोंग करता है, बट इससे एक रिजल्ट और निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया कि ये a को भी बिलोंग नहीं करेगा। सर कैसे पता, क्योंकि ये a को बिलोंग क्यों नहीं करेगा, क्योंकि a इज ए सबसेट, यहां पे लिख देता हूं A इज ए सबसेट ऑफ B, ये तो गिवन है। जो B को ही बिलोंग नहीं करता तो डेफिनेटली वो A को बिलोंग नहीं करेगा। ये क्लियर हो गया। अब इन दोनों लाइन से एक चीज क्लियर ये हुई कि भाई ये जो X है ना, यहां से देखिए दोनों लाइन से X जो है वो बिलोंग करेगा किसको, सीधा लिख देता हूं यहां पे C माइनस ए को, यानी कि X बिलोंग करेगा C माइनस ए को। सर ये कैसे आपने रिजल्ट बनाया, मैं बताता हूं। देखिए x c को तो बिलोंग करता है और a को नहीं करता, और c माइनस ए भी तो यही चीज होती है। तो अगर इन दोनों लाइन को आप ध्यान से देखो तो देखिए x जो है मैंने यहां पे लिया था बिलोंग करता है c माइनस बी को, और यहां पे भी आ गया x बिलोंग करता है c माइनस ए को। तो ये c माइनस बी है ना, इनसे अब फ्रॉम अबव, यानी कि ये क्या इंप्लाइज कर रहे हैं, ये इंप्लाइज कर रहे हैं कि भाई जो c माइनस बी है ना ये वाला सेट है वो सबसेट है c माइनस ए का। और मेरे को लगता है यही तो हमें प्रूव करना था, तो ये आंसर हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। देखिए वापस बता दो, क्या मैंने इसको x लेके प्रूव किया, भाई पहले माना कि x इसका एक एलिमेंट है, इस सेट का मान लिया, तो वो पक्का c का तो एलिमेंट है, c का तो है लेकिन b में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन a और b में अगर देखो तो a तो इसका सबसेट है, यानी कि जो एलिमेंट ए के वो तो बी में भी होंगे, लेकिन ये बी में नहीं है, इसका मतलब एक्स है वो ए में भी नहीं है। अगर एक्स ए में नहीं है और सी में है, इसका मतलब एक्स बिलोंग टू सी माइनस ए। अब ये दोनों ये इंप्लाइज करते हैं, क्या इंप्लाइज कर रहे हैं कि सी माइनस बी है विच ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए, और यही तो मुझे प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 कर लेते हैं, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है भाई अज्यूम करो कि पावर सेट ऑफ ए बराबर है पावर सेट ऑफ बी, और शो करना है हमें ए इक्वल टू बी। देखिए पहली चीज तो ये होती है, बच्चे कहते हैं सर शुरू कैसे करें, हमें पता ही नहीं लगता। कभी ए इज इक्वल टू बी प्रूव करना हो ना, तो आप कोशिश करो प्रूव करने की, ये प्रूव कर दो कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर आप ये प्रूव कर देते हो ना तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों सेट बराबर हो जाते हैं। अब बात होती है सर कैसे प्रूव करें,
तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना कोशिश कर लेते हैं कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। एक एलिमेंट ले लेते हैं सेट ए में। ये पहले चीज क्लियर कर देता हूँ। पी जो ब्रैकेट ए का मतलब यहाँ पे पावर सेट का है, और अगर आप भूल गए हो तो पावर सेट याद दिलाता हूँ। पावर सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ बी। शुरू कैसे करते हैं? लेट मी स्टार्ट। मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट इन सेट ए। एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन सेट ए। ये मैंने सेट ए में ना एक एलिमेंट ले लिया x। और देखिए अगर ये x इसमें लिया है तो डेफिनेटली x जो है ना वो बिलोंग करता है a को। आप एग्री कर रहे हो? देन देर एग्जिस्ट, फिर मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि भाई देन देर एग्जिस्ट एक और सबसेट हो, मैं नाम भी देता हूं। देन देर एग्जिस्ट ए सबसेट, और उसका नाम सबसेट का डी ले लेता हूं, ऑफ सेट ए। ये किसका सबसेट है? ए का है। सच दैट, क्या कहना चाहता हूं मैं यहां पे? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सच दैट इस केस में ये जो डी है ना, ये एक्चुअल में ए का सबसेट है, ये मैंने माना है। अब देखिए x अगर a को बिलोंग करता है तो आप मानते हो x इस तरह से मैंने लिया है कि भाई ये d को भी बिलोंग करे। अब बोलो सर ये कहानी क्या कर रहे हो? मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से समझाता हूं, फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगी। एक ए सेट ले लिया, मान लीजिए मैं 1 और 2, राइट। और उस सेट के अगर मैं सबसेट्स बनाता हूं तो सबसेट्स बनाएंगे तो आप एग्री कर रहोगे कि 1 ये भी उसका सबसेट हो गया, 2 ये भी हो गया, 1 2 ये भी हो गया, और 5 तो है ही। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस ए को मैंने मान लीजिए एक्स मान लिया, ठीक है। और ये मैंने मान लीजिए सेट डी है, तो जो x है वो a को भी बिलोंग कर रहा है, और ये इस सेट को मैंने माना है तो x है ना, वो देखा जाए तो ये बिलोंग करता है किसको? d को भी बिलोंग कर रहा है। तो मैंने यहां तक यही लिखी है कि एक x एलिमेंट है जो a को बिलोंग कर रहा है, राइट। और d एक सबसेट है a का ही है, और d सबसेट a का है तो x जो है वो d को भी बिलोंग कर रहा है। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए नेक्स्ट ले लेता हूं। अब अगर आप एग्री कर रहे हैं कि ये जो D इसका सबसेट है ना, तो D एक्चुअल में बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ A। भाई पावर सेट एक्चुअल में क्या होता है? सबसेट की कलेक्शन ही तो होता है, A के जितने भी सबसेट हैं। तो मैंने क्या किया, D जो सबसेट है ना वो पावर सेट ऑफ A को बिलोंग करता है। अच्छा देखो ये तो दे रखी है, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है P पावर सेट ऑफ A बराबर है P पावर सेट ऑफ B। ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इसके जगह पे लिख सकता हूं कि D जो है ना वो बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ B, राइट। अच्छा ये अगर इसको बिलोंग करता है, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये इसको बिलोंग करता है तो जो D है ना वो B का सबसेट भी होगा। सर ये कैसे कह रहे हो आप? भाई ये P ब्रैकेट B का मीनिंग पावर सेट ऑफ B है ना, और D ऐसा सेट है जो इसको बिलोंग कर रहा है, तो D इज ए सबसेट ऑफ B। अच्छा D इसका सबसेट है, तो D के अंदर एक एलिमेंट है, देखो वो एलिमेंट क्या है? X है। तो जो X है वो भी बिलोंग करेगा किसको? यानी कि X बिलोंग करेगा B को। अगर आपने ध्यान दिया यहाँ पे, अब मैं क्या यहाँ पे किस रिजल्ट पे पहुंचा? मैं पहुंचा कि x है ना वो b को भी बिलोंग करता है। यहाँ पे देखो अगर मैंने आपको बताया है, और x है वो a को भी बिलोंग कर रहा है। तो यहां से एक चीज क्लियर होगी कि ये जो पर्टिकुलर x है ना ये दोनों को बिलोंग कर रहा है। इसको मैं ठीक से लिख देता हूं और अच्छी तरह से बिलोंग टू का साइन। तो अगर x a को भी बिलोंग कर रहा है और b को भी बिलोंग कर रहा है, तो इससे मुझे ये मिल गया कि a के सारे एलिमेंट b में होंगे, तो a इज ए सबसेट ऑफ b। ये मेरी पहली इक्वेशन होगी। सिमिलरली मैं दूसरी इक्वेशन है ना यहां पे करूंगा, वहां से मेरा आ जाएगा b इज ए सबसेट ऑफ a, और ये दोनों जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे तो उस केस में a इक्वल टू b आ जाएगा। क्वेश्चन अराइज हो तो सर लिखोगे क्या? देखिए इस केस में मैंने एलिमेंट x माना था ना, यहां पे दूसरा मान लेते हैं, लेट y बी, ये y छोटा y ले लेता है, y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट b। आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये कोई सेट बी है ना उसका एलिमेंट है।
तो यानी कि ये जो y है ये b को बिलोंग तो करता ही करता है, राइट। फिर एक दूसरा सबसेट हम ले लेते हैं। देन देखिए मैंने यहां पे भी सेम चीज मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पे देन देयर एग्जिस्ट ए सबसेट, ये सबसेट होगा। देन देयर एग्जिस्ट ए सबसेट, और वो सबसेट को भी नाम दे लेते हैं, मान लीजिए टी मान लेते हैं, सबसेट टी ऑफ बी, बी का सबसेट है वो, सच दैट, बस क्या कंडीशन है भाई, ये सच दैट कि ये जो टी है ना ये एक्चुअल में बी का सबसेट है, और ये भी कंडीशन है कि भाई ये जो y एलिमेंट है ना ये t को भी बिलोंग करेगा। क्लियर। अब देखिए आप एग्री कर रहे हो कि भैया ये t जो है ना ये इसका सबसेट है b का, तो t यहां पे एक्चुअल में बिलोंग कर देगा पावर सेट ऑफ b को, राइट। और ये आप ध्यान दो तो सेम चीज मैं दोबारा लिख रहा हूं कि पावर सेट ऑफ a बराबर है पावर सेट ऑफ b, ये दोनों बराबर हैं, तो ये चीज जो t है ना ये बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a, इसको भी बिलोंग करेगा। अगर ये इसको बिलोंग करेगा और आपने अगर ध्यान दिया हो तो इसका मीनिंग ये भी निकल के आता है कि जो t जो है वो सबसेट हो जाएगा a का। तो लीजिए मैं लिख देता हूं t इज ए सबसेट ऑफ a। अच्छा t सबसेट किसका, a का हो गया। अब t के जो भी एलिमेंट है, मैंने t का एलिमेंट एक y माना था, तो y जो है वो बिलोंग करेगा a को। तो आपने कुछ नोट करा, मैंने यहां पे लिखा था y बिलोंग करता है b को, और मैं रिजल्ट पे पहुंच गया y बिलोंग करता है a को। तो इन दोनों से मुझे एक चीज तो क्लियर हुई कि जो b है ना वो सबसेट है a का। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन होगी। आपने ध्यान दिया यहां पे मैंने a सबसेट b का प्रूव करा था, यहां पे b इज सबसेट ऑफ a फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों से मुझे एक रिजल्ट मिल गया कि a इज इक्वल टू b। तो यही तो प्रूव करना था हमें, हेंस प्रूव लिख देता हूं मैं। होप सो ये आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर हमें पता कैसे लगेगा कैसे प्रोसीड करना है, इनको पहले टाइम पे नहीं पता लगता है। एक 2-3 बार आप इसको प्रैक्टिस करते हो ना, तो प्रैक्टिस से आपको एक आइडिया लग जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है। इनिशियली मैं कहूं कि भाई आप कर लोगे तो थोड़ा सा मुझे भी डाउटफुल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। चलिए 7th क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता है इज इट ट्रू फॉर एनी सेट ए और बी, दो सेट दे रखे हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि क्या पी ए यूनियन पी बी बराबर है पी ए यूनियन बी। तो देखिए ये कभी आपने ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा, तो सीधा सा आंसर भाई ये तो फॉल्स है, राइट। अब फॉल्स है तो ये कहता है अपने आंसर को जस्टिफाई करो। तो जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस क्वेश्चन में मैं एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं, बड़ा इजी हो जाएगा। जस्टिफिकेशन तो आप एग्जांपल लेके कर सकते हो। हम एक काम करते हैं, मैं लेट ए को है ना, एक सेट ए है उसको मान लेता हूं कि उसका एक एलिमेंट 1 है। बी को भी एज्यूम कर लेते हैं कि उसके पास बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, इन वन ऑफ इज दिस वन, बी ए हो गया। और अगर मैं पूछूं भी ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी जो है ना वो हमारे इन दोनों का हो जाएगा 1,2। अब मुझे पावर ऑफ सेट ए चाहिए ना, तो देखिए मैं लिख लेता हूं पावर ऑफ सेट ए जो है ना ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। तो एक तो यही हो जाएगा और इसके अलावा एक 5 हो जाएगा, तो ये तो हो गया पावर ऑफ ए। फिर मैं अगर बात करूं पावर ऑफ बी भी मुझे चाहिएगा, तो पावर ऑफ बी जो है यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ बी, तो बी तो मैंने ये लिया है, तो ये एक तो हो जाएगा ये 2, दूसरा हो जाएगा 5। अब देखिए ये तो हो गया। अब इसका अगर मैं बात करूं, इसकी भी पावर सेट बना लेता हूं ए यूनियन बी का, तो इसके पावर सेट बना लेते हैं। इसके पावर सेट में बन जाएगा 1, राइट, उसके बाद में 2, ये भी करेक्ट है, और इसके बाद 1,2 ये भी करेक्ट है, और इसमें 5 ये भी करेक्ट है। अब आप चेक करके देखते हैं, अगर आप नोट करें ये मेरा LHS है, राइट। तो अगर आपको मैं यहां पे लिखूं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये है पी ए यूनियन पी बी, और पी ए में है ये वाला, राइट, और पी बी में है ये वाला, और इन दोनों का मैं यूनियन में अगर बनाऊं तो ये बन जाएगा 1 भी आ जाएगा, इसमें 2 भी आ जाएगा, और 5 एक बार आ जाएगा। तो ये तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड बन गया। अब मैं राइट हैंड साइड वाला चेक करूं, पे इसका लिखूं, तो आप खुद देख लोगे कि भाई इसमें राइट हैंड साइड वाले में पे ये पी ए यूनियन बी में है
ये आ गया 1 जो आ रखा है, 2, और इसमें जो एक्स्ट्रा है ना वो 1,2 है। तो क्या ये बराबर हैं? तो देखिए आंसर है यहाँ पे कि तो बराबर तो नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो चीज़ है वो यहाँ पे हमारे है ही नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नॉट इक्वल टू है राइट हैंड साइड, इसलिए मैंने इसको फॉल्स लिखा था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। वेल ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। एक इसमें दो पार्ट है, कहते हैं शो दैट फॉर एनी सेट ए और बी। एक तो ये शो करना है, राइट, और एक ये सेकंड पार्ट है। ये तो मैं ले लेता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे, और पहले करता हूं इस वाले को, करता हूं फर्स्ट पार्ट को सॉल्यूशन करता हूं। कह रहा है कि भाई ये, अच्छा इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा क्या चीज। मुझे ना, मैं ये ले लेता हूँ राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके फिर ए बनाता हूँ। तो मेरी राइट हैंड साइड जो है ना वो होगी ए यूनियन बी, ये ब्रैकेट के अंदर है, फिर सॉरी इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन है, और ए माइनस बी। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो a माइनस बी वाला है ना, इसको मैं दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं। पहले वाले को तो a इंटरसेक्शन b को तो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज, एज इट इज लिख दिया, राइट। और ये वाला मैं लिख रहा हूं a इंटरसेक्शन और b कॉम्प्लीमेंट। आप बोलो सर ये अचानक इसे आपने कैसे कन्वर्ट किया, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूं आपको। चलिए मैं वेन डायग्राम से समझाता हूं आपको, और अच्छी चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं पहले a माइनस बी रिप्रेजेंट करता हूं। ये मैंने a सेट लिया है, ये मैंने b सेट लिया है, ये a है मेरा और ये b है। और आप एग्री करोगे कि a माइनस बी है ना, वो देखा जाए तो इसको कहते हैं a माइनस बी, राइट। इसको मैं लिख देता हूं a माइनस बी। अब मैंने a माइनस बी की जगह पे किया है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अच्छा चलो b कॉम्प्लीमेंट की बात करें, b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा b को छोड़ के सारे वाला जो भी पोर्शन बचा है यूनिवर्सल सेट में, और यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन लिया है a के साथ। तो a और इसमें क्या कॉमन है, यानी कि a सेट में और b कॉम्प्लीमेंट में यही पोर्शन कॉमन है जो मैंने अभी शेड करा है। तो मैं इस पोर्शन को, यानी कि ये इसको लिख सकता हूं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। अब ये नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होने वाला है, ये अगर आप देखो ना रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है। सर कैसे, हम समझे नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं। इसी प्रॉपर्टी को मैं अगर कहूं a इंटरसेक्शन b और यहां पे यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। सर ये करा क्या आपने, एक्चुअल में जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ना उसका रिवर्स लिखा है। यहां पे मैंने रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है वो थोड़ा सा एक बार और आपको ठीक से बता देता हूं। देखिए ये जो पोर्शन मैंने लिखा है ना a इंटरसेक्शन b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, इसको अब एक्सपेंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा a इंटरसेक्शन b, ठीक है, और ये इसके साथ हो जाएगा यूनियन और a और यहां पे इंटरसेक्शन b। तो अगर आप देखो यही तो चीज बन रही है, मैंने इसको कॉम्पैक्ट कर दिया, ये चीज कर दी। अब देखिए b और b कॉम्प्लीमेंट, ये अगर आप इसका यूनियन लो, इन दोनों का यूनियन अगर आप एग्री कर रहे हो, ये कुछ नहीं होता, यूनिवर्सल सेट होता है। सर कैसे भाई, अगर आप वेन डायग्राम बना, कभी भी आप दिक्कत हो जाए तो वेन डायग्राम इज द बेस्ट वन। ये मैंने बी ले लिया, ठीक है, बी अंदर वाला हो गया और बी अंदर वाला हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला हो गया, और इन दोनों को अगर मैं यूनियन लूं तो इन दोनों का यूनियन किसके बराबर हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के साथ बराबर हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए हो गया। और मेरे को लग रहा है मुझे यही तो प्रूव करना था, यानी कि दिस इज इक्वल टू अवर लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव। तो ये मैंने प्रूव किया फर्स्ट पार्ट को। चलिए सेकंड पार्ट जो है ना, मैं यहां पे जगह नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूं, सेम वे में करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं। ये मैंने सेकंड पार्ट जो है, ये ऑलरेडी इसको फर्स्ट पार्ट को मैं डन लिख लेता हूं, कंफ्यूजन नहीं हो। ये सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट को मैं लिख लेता हूं। सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है कि भाई आपको a यूनियन b माइनस a और ये बराबर है a यूनियन b, इसको करना है। इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेता हूं, राइट। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किए तो इस वाले को देखिए मैं क्या करने वाला हूं, आई एम अगेन गोइंग टू चेंज ये वाला a यूनियन और b माइनस a है ना, इसको लिख रहा हूं b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। सर आप कैसे कर रहे हो, वापिस से समझाता हूं आपको। कभी भी आपको दिक्कत हो तो वेन डायग्राम की हेल्प लीजिए। भाई b माइनस a क्या होता है, ये मान लीजिए मैंने b माना और ये मान लीजिए मैंने a माना, राइट।
तो b माइनस ए ये वाला पोर्शन होगा और ये b माइनस ए होगा, और यही चीज अगर आप देखो बराबर हो जाएगी b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। तो अगला स्टेप मेरा क्या होगा, ये फिर इसको मैं अगर आप देखिए, अब मैं इसको एक्सपेंड करने का बताता हूं आपको, कैसे एक्सपेंड करना है आपको देखो, और ठीक से बता देता हूं। इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लो किया तो a यूनियन b ये इसके साथ गया और फिर ये इसके साथ भी आएगा, यहां पे हो जाएगा इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने सर आपने करा क्या है यहाँ पे, लीजिए मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ना वो अप्लाई किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव आपने पढ़ा होगा। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, वापिस से इसके पास चलते हैं भैया, ये ए है राइट, ये ले लेते हैं अंदर वाला, और ये ए कॉम्प्लीमेंट है। तो इन दोनों का यूनियन तो किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप नोट करो, ये बराबर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के, और ये इंटरसेक्शन है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के सेट के साथ में लोगे तो डेफिनेटली ए यूनियन बी ही आएगा, और मेरा मानना है ए यूनियन बी यही तो प्रूव करना था हमें। सो दिस इज आवर राइट हैंड साइड, ये मैं राइट हैंड साइड लिख देता हूं, और हेंस प्रूव्ड हो गया। सो विद दिस आवर 8th क्वेश्चन इज ओवर, और वीडियो भी ओवर होगा। 9th से 16th क्वेश्चन मैंने दूसरी वीडियो में लिए हैं जिनका लिंक मैंने दे रखा है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं।